बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। आपका यह दिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत शानदार गुजरेगा, तवानाइयों से भरपूर गुजरेगा और आप अपनी जिंदगी के हर मकसद में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान गुज़िश्ता रात जो एक थ्रिलर खेला गया, उस थ्रिलर में हारिस रऊफ ने जो कमाल किया है वो अपनी जगह, लेकिन जो सवालात उठे हैं अब उनके जवाबात हमने तलाश करने हैं। पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी के लिए आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और बाबर आजम के हवाले से बात होना शुरू हो गई है। मोहम्मद रिजवान को खुदगर्ज करार दिया जा रहा है, उनको क्यों खुदगर्ज करार दिया जा रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को लेकर के बड़े क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि क्या बैटिंग ऑर्डर जो है वो कौन तश्कील देता है, ये कौन फैसले करता है कि किसको किस पोजीशन के ऊपर जाना है। क्या ये बाबर आजम फैसला करते हैं या ये सकलैन मुश्ताक फैसला करते हैं। सकलैन मुश्ताक जो है वो अंडर पंप है इस वक्त बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर जो हमारे हारिस रऊफ हैं अगर वो आखिरी ओवर में 2 विकेटें ना लेते तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, और ये सारी की सारी कली खुल गई होती जो कि रात छुप गई और लोग कम से कम जो है वो उस वक्त तक ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान एक थ्रिलर जीता है। जी हां, बिल्कुल पाकिस्तान एक थ्रिलर जीता है, लेकिन इस थ्रिलर के जीतने में किरदार जो अदा किया है वो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद हसनैन का जो ओपनिंग स्पेल है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक ऑब्वियसली एक टीम की टोन सेट कर दी और पाकिस्तान को वो मैच में वापस ले आए, वरना जो पाकिस्तान ने टारगेट सेट किया था वो बिलो पार था, वो कम से कम 15 से 20 रन कम था। पाकिस्तान को 180 के करीब स्कोर्स करने चाहिए थे, 180 प्लस यहां पे बनता था ताकि आप अगली टीम को जो है वो डिफेंड कर सके, और वो नहीं हो सका। लेकिन ये है कि बहरहाल एंड में आके जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, और जो बड़ी तेज रफ्तार बॉलिंग की है, 155 की रफ्तार से उन्होंने वो बॉल की थी जिसपे उनको विकेट मिली, और क्या कमाल की बॉलिंग की है। और फिर वो दुनिया के इस वक्त वो वाहिद बॉलर हैं कि जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद से अब तक 172 विकेट्स हासिल कर ली हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारी मतलब उसमें शामिल करके। तो अब तक उन जितनी विकेट्स किसी भी फास्ट बॉलर ने उनके डेब्यू के बाद हासिल नहीं की। सो ये एक बड़ी कंसिस्टेंसी है उनके अंदर, वो विकेट टेकर हैं विदाउट एनी डाउट। शुरू में उनको रन्स भी पड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ये जो एशिया कप है उससे तकरीबन बाद से लेकर अब तक तकरीबन पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में हमें उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और उन्होंने खैर पाकिस्तान को जितनी भी उसकी तारीफ की जाए, जो उन्होंने मैच जितवाया है फ्रॉम नोवेयर, उन्होंने आगे अब देखिए कि 10 बॉलों के ऊपर आपको 5 रन चाहिए हो और मुखालिफ टीम हार जाए, तो मैं ये समझता हूं कि ये बेसिकली मुखालिफ टीम जीती है, आप नहीं हारे। लेकिन एक ब्लंडर किया है वहां पे लियम डॉसन ने, जब आपको 5 रन की जरूरत हो तो आप इस तरह की शॉट्स नहीं खेलते, आप छक्के चौकों के चक्कर में नहीं जाते, आप उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि मैं सिंगल लेके जो है वो दूसरी साइड के ऊपर आ जाऊं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और अपनी टीम के लिए जो मैच उन्होंने बनाया वही मैच वो बिगाड़ कर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि सर बात यह है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग के ऊपर आ जाएं। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 52 रन बनाए। मैंने गुज़िश्ता रात आप लोगों से एक बात की थी कि अगर पाकिस्तान ने पावर प्ले में 60 रन भी बनाए होते, यानी 52 की बजाय 60 रन भी बनाए होते, तो पाकिस्तान का स्कोर कितना होता, यानी पाकिस्तान 170 प्लस कर चुका होता, 175 के करीब। तो 175 की सिचुएशन डिफरेंट होती, और जो पाकिस्तान ने 160s में स्कोर किया वो भी अगर 2 छक्के आसिफ अली ना मारता तो ये सब कुछ ही ना होता।
देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो टर्निंग पॉइंट था वो साइलेंट हीरो था आसिफ अली, जिसने 3 गेंदें जिस बेचारे को खेलने को मिली और उन 3 गेंदों के ऊपर उसने 13 रन बना के आपको दे दिए और आपके इस टोटल को जो है वो रीजनेबल बना दिया, रीजनेबल डिसेंट टोटल बना दिया। अदरवाइज तो आप 150s में थे, आप 150s में थे। और हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एक जिसको कहते हैं ना इलॉजिकल बैटिंग ऑर्डर बना के उन्होंने भेजा और वो समझ से बालातर है। शान मसूद को 13वें ओवर में भेजने का क्या तुक है कि जब आपकी ओपनिंग जो है वो आधे से ज्यादा ओवर खा चुकी है, वहां पर आपको अपने पावर हिटर्स को भेजना चाहिए था, वहां पर ये गलत डिसीजन किया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए बाबर आजम ने पावर प्ले में 11 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए। सर ये जस्टिफाइड ही नहीं है, किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। ये पावर प्ले है, ये डंगर प्ले नहीं है, सॉरी टू से दैट। ये इस तरह की गेम का ये 6 ओवर्स इसलिए नहीं होते कि आप आके अपने आप को सेट करें और उसके बाद फिर आप अगले जो ओवर्स हैं उसमें आपने देखा कि बाबर आजम ने कोशिश की कि जनाब मैं अपने रन रेट को बेहतर करूं और उस चक्कर में वो फिर आउट भी हो गए। अब यहां पे आप आधे से ज्यादा ओवर खेल जाते हैं और आप प्रेशर क्रिएट करते हैं दूसरों पे। डेविड गावर जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे वो इस बात को बार बार मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान का ये जो ओपनिंग पेयर है ये कंसिस्टेंट है, स्कोर्स बहुत कर रहा है, लेकिन जब ये इनमें से कोई एक आउट होता है तो ये इतने ओवर खेल चुके होते हैं कि उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि जी आपको अब करना होगा, सब कुछ करना होगा। देखिए मैं आपको इंग्लैंड की अप्रोच बताता हूं। आखिर दम तक इंग्लैंड ने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी, हत्ता के उनका जो लियम डाउसन है उसने भी हाथ पांव नहीं आगे आखिर में फैला लिए, उसने भी आखिर में आके जो है वो 34 रन की वो इनिंग्स खेली कि पाकिस्तान के जो है वो कांबे टांगने लगी। ठीक है, ये अब आप बताएं कि ये फ्रॉम नोवेयर उसने मैच का पांसा पलट दिया था। ये अगर ना होता और फिर आखिर में मैं कहूंगा कि शान मसूद ने जो रन आउट किया है, देखिए वो रन आउट भी ना होता तो ये सिचुएशन फिर भी खराब हो सकती थी। अगर आदिल रशीद परली तरफ चले जाते तो 3 रन रिक्वायर्ड होने थे और सुपर ओवर तक तो बात पहुंच ही जानी थी और कुछ भी हो जाता, क्योंकि वसीम जूनियर ने नो डाउट बहुत अच्छा ओवर किया जब तक उन्होंने आखिर में ओवर किया। लेकिन वसीम जूनियर काफी अरसे के बाद अनफिट होने के बाद वापस आए थे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद उस बंदे ने, उस नौजवान ने उस प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि उसने रन्स भी नहीं बनने दिए और फिर वो रन आउट। और रन आउट पे शान मसूद का जो थ्रो था, यकीन कीजिए जो उसने आज गुज़िश्ता रात में कह रहा हूं जो उसने बैटिंग की है उस बैटिंग का धोना उसने धो दिया। अब करना क्या है सर? करना यह है कि देखिए एक तो आपको अपनी अप्रोच को बदलना है। आपने जो अप्रोच स्कोर को चेज करते हुए अपनाई थी ना, कि आपने कहा था कि नहीं हमने हर बॉल पे मारना है, हमने ज्यादा से ज्यादा मारना है, पावर प्ले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, वो आपको करना पड़ेगा, भले आप चेज कर रहे हो या आप टारगेट सेट कर रहे हो। दोनों सूरत में, पहले बैटिंग कर रहे हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो, आपको यह करना पड़ेगा। भले 166-67 रन थे, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की हालांकि 3 विकेटें गिर चुकी थी, 3 विकेटों के गिरने के बावजूद इंग्लैंड ने 52 रन स्कोर किए हैं पावर प्ले में और हमने बगैर किसी विकेट के 52 रन स्कोर किए। तो वो विकेट ना खोना हमारे लिए क्या फायदामंद साबित हुआ, मुझे सिर्फ ये बताएं। पाकिस्तान की कम विकेटें गिरी हैं, हमारे लिए क्या फायदामंद साबित हुआ? हमें मजीद 2 विकेटें भी गिर जाती, हमारा स्कोर 175-180 होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये विकेट वही थी कि जिसके ऊपर आपने 200 रन स्कोर किए थे। बाबर आजम ने इस विकेट के ऊपर सेंचुरी स्कोर की थी। सिर्फ एक माइंडसेट, और वही माइंडसेट आपके फिर बैटिंग ऑर्डर में भी आता है। यहां पे अगर आप जो है वो भेज देते, मोहम्मद नवाज को भेजते और उसको कहते कि जाओ जाकर 2-4 ओवर पावर हिटिंग करो, हमें तुम्हारी हिटिंग की इस वक्त जरूरत है, तो कोई इसमें गलती नहीं थी। और मोहम्मद नवाज के आउट होने के बाद फिर आप आसिफ अली को भेजते, आखिरी उस बेचारे को यार 2-3 ओवर तो मिलने चाहिए ना, कम से कम वो कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सके। लेकिन रियली सॉरी बाबर आजम
को ये दोस्तियां निभाने का जो इल्जाम आयद हो रहा है, ये किसी वजह से नहीं हो रहा, किसी बगैर वजह से नहीं हो रहा, माफ कीजिए, ये एक वजह से हो रहा है। और वो वजह आपको कल नजर आई है। खुशदिल शाह को आसिफ अली से पहले भेजा गया, जो कि बगैर किसी लॉजिक के, जो जिसकी कोई समझ नहीं आती, कि एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, आप उसको टफेस्ट जो कंडीशंस हैं उसमें भेज रहे हैं कि जाओ और जाकर छक्के मारो, तो आपको वो क्या देगा? देखिए, अब आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब क्या करेंगे खुशदिल के लिए? अब तो खुशदिल के लिए कोई स्पेस नहीं है कि आपने 4 लगातार मैचेस उसको बैक किया है, उसको सपोर्ट किया है, और जितना उसको बाबर आजम ने सपोर्ट किया है, आई एम डाउटफुल कि किसी और को सपोर्ट नहीं किया गया जितना उसको और इफ्तिखार दोनों को सपोर्ट किया गया। और फिर कल इफ्तिखार से जो बॉलिंग करवाई गई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जी अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर वो बैटिंग से नहीं टीम में सेटल होता तो उसको बॉलिंग करवा लो, चलो वो बॉलिंग कर लेगा, शायद उससे वो उसकी बचत हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे टीम के लिए अप्रोच होनी चाहिए, पाकिस्तान को टीम के लिए अप्रोच करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान को सेल्फिश करार दिया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो 67 बॉल्स खेल के उन्होंने 88 रन्स बनाए हैं, यानी आधे से ज्यादा, 11 ओवर्स अकेला बंदा खेल गया यार। तो 11 ओवर खेल के अगर वो 150 का स्ट्राइक रेट भी होता तो उसको 100 से ज्यादा रन स्कोर करने चाहिए थे। फिर फिटनेस का इशू कि बीच में आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपको किसने कहा कि आप लगातार इतनी क्रिकेट खेलें? आप किसी यंगस्टर को मौका दें, पाकिस्तान को फ्यूचर की तरफ भी देखना शुरू करना चाहिए। खुदा ना खास्ता T20 वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, आपके रिजवान को लगातार चौथा मैच खिलवा रहे हैं, आप अपनी टीम को रेस्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। मार्क वुड ने एक मैच में गेम पलट दी, पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा दी, अगले मैच में फिर भी उसको रेस्ट दे दिया गया। यह नहीं कहा गया कि यार ये इसने हमारी जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसको जो है वो हम फिर मैच खिलाएं, उसको रेस्ट दे दिया गया। ऑली स्टोन हालांकि उसको मार भी पड़ी, लेकिन ऑली स्टोन को डेब्यू करवाया गया बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। और हम जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमने टीम से बाहर नहीं जाना। ये एक खुदगर्जी वाली अप्रोच है, इस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। टुक टुक अप्रोच से पाकिस्तान को बाहर निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आना पड़ेगा। और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप रिजवान के साथ एक नया ओपनर लेकर के आए। पाकिस्तान को एक नई ओपनिंग जोड़ी की जरूरत है T20 वर्ल्ड कप से पहले, ये मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैचेस जीत सकता है, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। इक्का दुक्का मैच में आपका टॉप ऑर्डर चल जाए, या दरमियान में या एंड में कोई बंदा आके आपको मैच जितवा दे, या आपकी बॉलिंग आपको मैच जितवा दे, जिस तरह लास्ट मैच में हारिस रऊफ ने एक अनहोनी कर दी। ये हर रोज नहीं होता, हर रोज टीम वही परफॉर्म करती है जिसकी स्ट्रेंथ होती है, और आपकी स्ट्रेंथ ना मिडिल ऑर्डर में है। आपको हर सूरत में रिप्लेसमेंट चाहिए। खुशदिल और इफ्तिखार की जगह आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। आप मिडिल ऑर्डर में उन पे रिलाय नहीं कर सकते, इन दोनों की आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। और बाबर आजम को 1 डाउन पे आना पड़ेगा अगर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन कामयाब होना चाहता है, और पाकिस्तान को पावर प्ले का प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाहौर जा रही है पाकिस्तान की टीम, और उम्मीद करते हैं कि ये जो दरमियान में 2 दिन का वक्फा है, ये पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा होगा, और कुछ सकलैन भी सोचेंगे, जो कि सिर्फ किस्सा कहानियां सुनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तबलीगी भाई, मैंने उनको इसलिए कहा था कि वो मेरे तबलीगी भाई हैं। भाई तबलीगी भाई किसी को कहना गलत बात नहीं है, वो वाकई तबलीगी भाई हैं, और मैंने उनके साथ वक्त भी लगाया हुआ है। एक जगह पे मैं उनके साथ गया भी हुआ हूं, सो पुरानी बात है, लेकिन स्टिल मैं उनको अपना तबलीगी भाई कहता हूं। मैंने तो तबलीग के ऊपर तो कोई गलत बात नहीं की, उसके लिए मैं माजरत खा हूं अगर आपको ऐसा लगा। और मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं मतलब समझ लीजिए कि इस तरह की कोई बात करूं कि जिससे किसी का दिल दुखे, और ऑब्वियसली कर भी नहीं सकता। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में ओपनिंग में अब किसे आना चाहिए? आपके ख्याल में क्या ये जो मैंने तज्जिया किया है इससे आप एग्री करते हैं? आपके ख्याल में जो कुछ हो रहा है सब कुछ बड़ा जबरदस्त हो रहा है, ठीक हो रहा है, पाकिस्तान को इसी स्क्वाड के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? ये राय भी अगर आपकी है तो जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।